साइंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से सभी 5 चैप्टर है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से इसको रीट एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके जो सभी टॉपिक है वो रीट के सिलेबस के जो मेन एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग है। तो बहुत ही कम समय में यानी लगभग 2 घंटे में हम इस किताब को पूरा कर लेंगे और हम इस पाठ्य पुस्तक में से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही पढ़ेंगे और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हाईलाइट किए गए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन एग्जाम विजन ऐप में पहले से ही वन लाइनर के रूप में हमने पूरी किताब के इसके क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवा दिए है। वहाँ से भी आप कोर्स लेकर के या टेस्ट सीरीज लेकर के इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। अध्याय नंबर 1 देखिए, विकास। विकास जिसे हम प्रगति भी कहते हैं और अपने जीवन को बेहतर करना, अपने जीवन को बेहतर करना भी विकास कहलाता है। ये विकास व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है और राष्ट्रीय भी होता है। हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है, इन सभी प्रश्नों पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, यानी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे ये जो रिक्शा चालक है, इसके लिए विकास क्या है? इसके लिए विकास है कार खरीदना। रिक्शा चालक के लिए विकास है कार खरीदना। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं जो इस तालिका में बताए गए हैं। इसमें आप देखिए व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है और विकास के लक्ष्य दिए गए हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर कैसे विकास चाहता है? ये चाहता है कि काम करने के अधिक दिन उसे मिले, उसे बेहतर मजदूरी मिले और स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करे, कोई सामाजिक भेदभाव उनके साथ नहीं हो और वे अपने गांव में नेता बन सकते हैं, यानी पढ़ लिख करके वे अपने गांव में नेता बन सकते हैं। ये भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की लक्ष्य है या आकांक्षाएं है। इसी प्रकार पंजाब का जो समर्थ किसान है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। वो चाहते हैं समर्थ किसान कि उनकी जो पारिवारिक आय है वो उच्च आय हो, अधिक आय हो, वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके या विदेशों में पढ़ने के लिए भेज सके। देखो यहाँ भूमिहीन ग्रामीण तो चाहता है भी गांव में ही स्कूल हो, जबकि समर्थ पंजाब के जो किसान हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं? विदेशों में भेजना चाहते हैं और उच्च आय है वो चाहते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विकास की आकांक्षाएं होती है, विकास के लक्ष्य होते हैं। इस सारणी में हमने देखा हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है वो ऐसे नहीं चाहता कि उसके बच्चे विदेशों में जाए, उसका वही चाहता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात इस सारणी से हम देखते हैं कि हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति, दो गुट ऐसी चीजें चाहते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है, यानी दो व्यक्ति है, उनकी चाह अलग अलग हो सकती है। अगर अलग अलग
लक्ष्य होंगे तो उनमें विरोध भी हो सकता है। का हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं। उद्योगपति है वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने और उनसे बिजली का उत्पादन अधिक हो, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है। जो किसान है उनकी जमीन है वो जलमग्न इससे हो सकती है, बांध टूट भी सकते हैं, उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और वो बेघर हो सकते हैं। जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक डैम है या तालाब पसंद करें। यानी उद्योगपति तो डैम बनाना चाहते हैं, जबकि जो किसान है वो चाहते हैं, या जो आदिवासी है वो चाहते हैं कि हमें हमारा खेत चाहिए, हमें बड़े डैम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों में क्या है, विरोध है यहाँ पर। इस तरह दो बातें यहाँ साफ होती है। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो। जैसे मेरे लिए कोई विकास है, वो हो सकता है आपके लिए विकास न हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो, ये कार व्यक्ति चला रहा है, कार लेना इसके लिए विकास है, लेकिन ये जो धुआं निकल रहा है और इस धुएं से ये जो रोड के किनारे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, इनके लिए विकास नहीं है। इनके लिए क्या है, ये धुआं है वो विनाशकारी है। तो कार वाले के लिए ये विकास है और इनके लिए ये विनाशकारी है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों के लिए ये विरोधाभासी हो गए। दोनों के लिए ये अलग अलग, जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। तो दोनों के जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आय और अन्य लक्ष्य। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अपनी उपज व अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी ज्यादा आय चाहते हैं। कुछ लोग अपनी क्या चाहते हैं, ज्यादा आय चाहते हैं, नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज व उत्पाद की अच्छी कीमत मिले। जबकि इसके अलावा भी, उनकी आय के अलावा भी वो कुछ चाहते हैं, वो है बराबरी का व्यवहार। उनके साथ आय के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये जो अन्य लक्ष्य है इसमें क्या आएगा, बराबरी का व्यवहार आएगा, स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए, सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और दूसरों से आदर मिलने की भी वो इच्छा करते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, उनके साथ भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। यहां देखो, भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं। व्यक्ति जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अगर वो अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता है तो उसे अभौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। भौतिक वस्तुएं कौन सी है? भौतिक वस्तुएं हैं नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज या ज्यादा आय, ये भौतिक वस्तुएं हैं। जबकि अभौतिक में बराबरी का व्यवहार हो, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिले और किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं हो। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आय है ये क्या है, भौतिक वस्तु है। आय है वो भौतिक वस्तु है। आप अभौतिक वस्तुओं पर भी विचार करेंगे। अभौतिक वस्तुएं कौन सी है? जैसे आपके परिवार को वहां पर क्या सुविधाएं मिलेगी, जहां आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पर आपके परिवार को क्या सुविधाएं मिलेगी, वहां का वातावरण किस प्रकार का मिलेगा, आपके बच्चों को शिक्षा के लिए सीखने के कैसे अवसर मिलेंगे। तो इन सभी बातों पर आप विचार करेंगे, इन सभी कारकों पर आप विचार करेंगे जो क्या है, अभौतिक कारक है। तो इनको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भौतिक कारक और अभौतिक कारक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। एक तो व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास होता है। राष्ट्रीय विकास कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय विकास के लिए सभी को
यानी सभी के जो विचार है उनको बराबर महत्व दिया जाए। अगर उनमें विरोध है तो उस विरोध को कैसे समाप्त करना है ये निर्णय लिया जाए, न्यायपूर्ण कार्य किया जाए और कार्य करने का जो तरीका है वह बेहतर किया जाए, सभी लोगों को लाभ हो। इस प्रकार इन तथ्यों पर हम विचार करें तो वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी विकास, किस राज्य ने कितना विकास किया है, किस देश ने कितना विकास किया है, इसकी तुलना कैसे की जाए। अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। हम कुछ देशों को विकसित देश कहते हैं, कुछ को अविकसित देश कहते हैं, कुछ को विकासशील, जैसे भारत है वो विकासशील देश है। इस प्रकार ये विभाजन हम कैसे करते हैं, ये तुलना हम इन राज्यों के बीच में या इन देशों के बीच में कैसे करते हैं। हम कक्षा में जो विद्यार्थी है उनकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं, उनमें समानता और उनमें हम अंतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सीधा सा है, देखो हम विद्यार्थियों की ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार हम उनमें अंतर है वो कर सकते हैं। उनमें समानता के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन से ऊंचाई के हिसाब से समान है, कौन से प्रतिभा के हिसाब से किसकी रुचि किस में ज़्यादा है। इस प्रकार हम अंतर और उनमें समानता देख सकते हैं। लेकिन राज्यों और देशों की जो आय है उनके आधार पर हम उनकी तुलना है वो कैसे कर सकते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। यदि हमें देशों की तुलना करनी है तो विशिष्ट क्या है, उनकी आय सबसे विशिष्ट है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना है। अधिक आय का यह भी समझ है, अधिक आय से संबंधित, कि अधिक आय के अर्थ में मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन वस्तुओं का भी वहां अधिक होना चाहिए। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होनी चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसे हम देश की कुल आय ज्ञात होती है। यानी देश की आय क्या है, तो देश की आय एक साधारण रूप में यह माना गया है कि उस देश के सभी निवासियों की आय ही उस देश की आय है। लेकिन हमें इन देशों में अगर तुलना करनी है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं हो सकता, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। औसत व्यक्ति है वो क्या कमा सकता है, क्या देश के लोग एक दूसरे देश के लोगों से बेहतर है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। यानी देश की जो कुल आय है, लोगों की कुल आय और देश की कुल आय के आधार पर हम दो देशों के बीच में तुलना नहीं कर सकते। तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं, हम उनकी औसत आय से तुलना कर सकते हैं। अब औसत आय कैसे निकाली जाती है ये आपको याद रखना है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय है वो देश की कुल जनसंख्या, देश की सबसे ऊपर लिखेंगे देश की कुल आय को भाग देंगे देश की कुल जनसंख्या से, तो ये औसत आय है वो निकल जाएगी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ये इस प्रकार हम प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हैं, देश की कुल आय भाग देश की कुल जनसंख्या। ये सूत्र है वो आपसे औसत आय का पूछा जा सकता है। अब है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, इसके फैक्ट भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं। हूबहू
यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, यानी 2017 में ये मापदंड लिए गए हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय $12,056 से अगर जिनकी आय अधिक है तो वो समृद्ध देश होंगे। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 प्रति $, है प्रति वर्ष या उससे कम है तो ये देश निम्न आय वाले देश होंगे। ये मापदंड किसने दिए है? ये विश्व बैंक की जो विश्व विकास रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है 2017 में। तो ये आपको याद रखने हैं। अब भारत है वो किस आय वर्ग में आता है? भारत मध्य आय वर्ग में आता है। और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2017 में ये कितनी है? केवल 1820 प्रति वर्ष डॉलर है। तो ये याद रखनी है, 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $1820। तो इस प्रकार हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी देशों की औसत आय के आधार पर दो देशों की या अन्य देशों के साथ हम भारत की वो तुलना कर सकते हैं। आय और अन्य मापदंड, जिस प्रकार आय और हमने अन्य लक्ष्य पढ़े हैं, इसी प्रकार आय और अन्य मापदंड। अन्य मापदंड में देखिए, लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, दूसरों से आदर चाहते हैं, समानता चाहते हैं और समानता का व्यवहार पाना चाहते हैं, आज़ादी यानी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये अन्य मापदंड है आय के अलावा। इसमें देखिए ये तालिका दी गई है, चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। चयनित राज्यों की, कुछ राज्य चयन किए गए हैं, ये 2015-16 के प्रति व्यक्ति आय रुपयों में यहाँ दी गई है। जैसे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में कितनी है? 1,62,034 रुपये है। और केरल में 1,40,190, बिहार में 31,454। तो यहाँ सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? बिहार की है। सबसे ज़्यादा हरियाणा की है और हरियाणा से जो कम है वह है केरल की है। तो इस प्रकार इन राज्यों में आपस में क्या की गई है? तुलना की गई है। हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 31,454 रुपये कमाता है। तो इससे हम इन देशों की तुलना कर सकते हैं, कौन सा देश समृद्ध है और कौन सा देश गरीब है या निम्न आय वाला देश है। हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ अन्य तुलनात्मक आंकड़े भी दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जारी की जाती है। साक्षरता दर 2011 की। और नेवल उपस्थिति अनुपात क्या है ये भी हम इसमें देखेंगे। ये प्रति 100 व्यक्तियों पर जारी की जाती है। नेवल उपस्थिति अनुपात है वो प्रति 100 व्यक्तियों पर जारी की जाती है। नेवल उपस्थिति अनुपात निकालने के लिए आयु 14 वर्ष या 15 वर्ष है। तो हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है वह है 33 2016 में, और केरल का शिशु मृत्यु दर है वो 10 है, बिहार का 38 है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? बिहार का। और सबसे कम है शिशु मृत्यु दर वह केरल है। और इसका कारण क्या है? शिक्षा। साक्षरता दर देखिए, हरियाणा में 82% है 2011 की, केरल में 94 है और बिहार में 62 है। यहाँ देखिए साक्षरता कम है तो इधर शिशु मृत्यु दर अधिक है। यहाँ साक्षरता ज़्यादा है केरल की तो यहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। इसी प्रकार नेवल उपस्थिति अनुपात हरियाणा का 61 है, केरल का 83 और बिहार का 43 है। यानी यहाँ भी नेवल उपस्थिति अनुपात भी किसका ज़्यादा है? ये केरल का ज़्यादा है और बिहार का कम है। अब हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर क्या है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किसी वर्ष दिया गया है, जैसे यहाँ कौन सा वर्ष है? 2016, तो 2022 का हम ले सकते हैं। किसी वर्ष पैदा हुए, मान लो 1,000 जीवित बच्चे हैं वो पैदा होते हैं
2016 में। और 1 वर्ष की आयु से पहले ही उनमें से कुछ बच्चे हैं वो मर जाते हैं। तो वो जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो यहाँ 1000 संख्या ये याद रखनी है आपको, और 1 वर्ष की आयु से पहले। फिर है साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है वह साक्षरता दर है। यहां पूछा जाएगा, देखो साक्षरता दर 5 वर्ष या उससे अधिक, 6 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक। तो आंसर आएगा 7 वर्ष या उससे अधिक। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधाएं। हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। हमने देखा है उस तालिका में हरियाणा की जो औसत व्यक्ति की आय है वह केरल के औसत व्यक्ति से अधिक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनमें केरल क्या है? पीछे है। जैसे साक्षरता है, निवल उपस्थिति अनुपात है, और हरियाणा का जो शिशु मृत्यु दर है वो भी केरल से अधिक है। तो इस प्रकार हालांकि हरियाणा की औसत आय अधिक है, उसके पास पैसे खूब है, फिर भी उसका इन क्षेत्रों में पीछे रहने का जो कारण है वह ये है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त उनका सूचक नहीं है। ये तालिका में हरियाणा का औसत आय अधिक होने के बाद भी केरल से पीछे रहना यही दर्शाता है। और इसीलिए लोग हैं वो क्या चाहते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं चाहते हैं, यानी सरकार से वो सुविधाएं चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो निजी स्कूल की बजाय सार्वजनिक विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़े। सरकार उनको सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाएं। सरकार उनको मिलावट रहित वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाएं। सरकार है उनको चिकित्सीय सुविधा है, अस्पताल है, वो उनको समय पर उपलब्ध करवाए। ये सब क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब केरल में देखो शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो अधिक है, यानी प्रति व्यक्ति आय केरल की कम है, लेकिन वहां पर सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई है वो ज्यादा है, जबकि हरियाणा में इस प्रकार की सुविधाएं बहुत कम है। इसी कारण वहां पर जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनमें वो केरल से क्या है? पीछे है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी ही इसका प्रयोग करते हैं। तो देखो किनका जीवन बेहतर होगा? तमिलनाडु के लोगों का जो जीवन है वो बेहतर होगा बजाय पश्चिम बंगाल के। तो इस प्रकार ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है या सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं ये आय के बजाय व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अधिक योगदान करती है। फिर है बीएमआई। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडिकेट, यानी वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये हम वैज्ञानिक द्रव्यमान सूचकांक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? इसमें हम देखिए कक्षा में विद्यार्थी का भार और ऊंचाई ज्ञात करते हैं। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लेते हैं और दीवार पर एक पैमाना बना करके उसकी जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में नापते हैं। यानी भार है वो किलोग्राम में और ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में नापी जाती है। किसके लिए? बीएमआई नापने के लिए। और किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग में भाग दे देते हैं। जो हमने भार लिया है बच्चे का या स्टूडेंट का भार लिया है, भार को किससे भाग देना है? ऊंचाई, और ऊंचाई किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। तो ये बीएमआई माप है वो निकल जाएगा। यदि एक विद्यार्थी का बीएमआई -2 SD से 2 SD के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाता है। यदि -2 SD से अधिक है तो वह न्यून भारित है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार ये विद्यालयों में लिया जाता है, इसकी रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को भेजी जाती है। अब है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है और ये किस आधार पर जारी किया जाता है, इसके मापदंड क्या है, ये इसमें हम पढ़ेंगे और ये ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। और ये किस आधार पर जारी की जाती है, इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर और उनके स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। और इसके जो मापदंड है वे कौन से हैं, एक तो है शिक्षा, 3 आधार पर है शिक्षा, और दूसरा है स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा भी इसको बोलते हैं, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के आधार पर यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट है वो इस सारणी में दी गई है। परीक्षा में इस सारणी में से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इस सारणी में हम देखते हैं वर्ष 2017 के लिए भारत और उसकी पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कौन से आंकड़े दिए गए हैं, सकल राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में दी गई है यहाँ पर, जन्म के समय संभावित आयु और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI। सबसे पहले भारत का देखते हैं हम, जीडीपी भारत की है 2017 में, और यहाँ क्रय शक्ति क्षमता ये भी आपको याद रखना है कौन सी ली गई है, 2011 ली गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है 2017 में जो जीडीपी निकाली गई है भारत की, उसमें क्रय क्षमता वर्ष कौन सा रखा गया है, 2011। तो इस प्रकार भारत की जीडीपी है 6,353 अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर। और यहाँ जन्म के समय जो संभावित आयु है यानी जीवन प्रत्याशा है वो 68.8 है, और औसत आयु यानी विद्यालय औसत आयु है 25 वर्ष या उससे अधिक है, वो है 6.4। और मानव विकास जो रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक है या क्रमांक है, वह है 130, और वर्तमान में अब कितना है, 2021-22 में 132 है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भारत पर ही आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। HDI का अर्थ क्या है, HDI मानव विकास सूचकांक, HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक 189 देशों से, ये जो 2017 में जो सूचकांक निकाला गया है ये 189 देशों पर निकाला गया है, और वर्तमान में ये जो 132 आज का है वो 191 देशों पर है। तो इस प्रकार 2021-22 में 132 है। भारत का जो मानव विकास सूचकांक HDI है वह 132। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो किस में की जाती है, डॉलर में की जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ताकि उसकी तुलना की जा सके। इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। फिर है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब है कि हम इस प्रकार विकास करें कि जो संसाधन है उनका हम ही उपयोग करें और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके। जैसे भूमिगत जल है या कोयला है, विद्युत है, इन सब का हम इस प्रकार, या जो पेड़ पौधे हैं इन सब का हम इस प्रकार प्रयोग करें, हमारे जीवन के लिए जो भी हमें आवश्यकता है इस प्रकार प्रयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रह सके और वो भी इसका उपयोग है वो कर सके। तो ये है विकास की धारणीयता। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं की ख्याल नहीं करते।
यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। पर्यावरण में जो गिरावट आती है उसमें राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का वो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षेत्र या देशगत का विषय नहीं है। पर्यावरण में अगर गिरावट आती है तो वह सभी राज्यों और राष्ट्र के सबके लिए हानिकारक है। यह किसी एक क्षेत्र का या एक देश का विषय नहीं है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि सबका क्या हो, विकास हो। विकास की धारणीयता का मतलब क्या है, सबका इस प्रकार विकास हो, हम जो प्रकृति की वस्तु है उनका इस प्रकार उपयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सके। अब है इसके अभ्यास क्वेश्चन। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो सभी ये जो 3 कंडीशन है, इनके आधार पर देश की राष्ट्रीय विकास की जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसमें श्रीलंका की स्थिति है वो भारत से बेहतर है मानव विकास के हिसाब से। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है। कितने परिवार है? 4 परिवार है। प्रति व्यक्ति आय है वो 5,000 रुपये है, और जो 3 परिवार है उनकी आय क्रम से 4, 7 और 3,000 रुपये है। चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो प्रति व्यक्ति इसका सूत्र लगाना है आपको। प्रति व्यक्ति आय बराबर सभी व्यक्तियों की या कुल आय भाग परिवारों की कुल संख्या। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। कुल आय इनको जोड़ लेंगे तीनों को तो 14,000, और चौथे व्यक्ति की आय मान ली x, इसको भाग देंगे। परिवारों की संख्या कितनी है? 4। अब इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी 20,000। 20,000 में से ये 14,000 प्लस x, फिर हम x यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस 14,000 यानी x बराबर 6,000। तो चौथा जो परिवार है उसकी आय कितनी आएगी? 6,000 रुपये आएगी। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये एक चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आर्थिक विकास के क्षेत्रक। चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो रीट SST लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। इस चैप्टर में हम 3 प्रकार के जो क्षेत्र है या क्षेत्रक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से कार्य या कौन कौन सी गतिविधियां आती है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां हैं और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। तो इनके बारे में हम इस पाठ में डिटेल से पढ़ेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इन चित्रों को देखते हैं। यहाँ कपास का उत्पादन किया जा रहा है, यानी ये कृषि कार्य है। कृषि कार्य या कृषि से संबंधित जो कार्य है वह प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। इसी प्रकार जिसमें उत्पादन किया जाता है, यहां पर देखिए ईंटों का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये जो विनिर्माण का कार्य है, विनिर्माण शब्द भी यहां आ सकता है आपके। विनिर्माण का जो कार्य है ये कार्य द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। विनिर्माण का कार्य या वस्तु उत्पादन का जो कार्य है यह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार डाक दे करके यहाँ अपनी सेवा दे रहा है। इसी प्रकार कुली भी यहाँ सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवा में लेके जा रहा है। तो ये
अपनी क्या क्या कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां भी कर रहे हैं और साथ में सेवा भी कर रहे हैं। तो ये जो सेवा का जो कार्य है ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा, यानी सेवा का जो सृजन है वो किस में होता है, तृतीयक क्षेत्र में। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो कार्य है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि व सहायक क्रियाओं से संबंधित भी कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी हम कहेंगे, और तृतीयक जो क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे हम इसमें और डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों, कपास की खेती के लिए कौन कौन से प्राकृतिक कारक है, देखिए, वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु। कपास की खेती के लिए इन प्राकृतिक कारकों की आवश्यकता होती है, वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया या चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, यानी कपास, दूध, और इसी प्रकार खनिज और ऐशक भी प्राकृतिक उत्पाद है। जो हम खनिज जमीन से निकालते हैं, ऐशक है, ये क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। यानी कपास, दूध, खनिज और ऐशक ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी ये सभी प्राथमिक क्षेत्र या प्राकृतिक उत्पाद कहलाएंगे। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है वो आपके स्पष्ट हो गया। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्यों है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रम से निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन, वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्राथमिक जो क्षेत्र है इसमें कृषि से संबंधित जो है उत्पाद है ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो प्राथमिक उत्पाद है या जो प्राकृतिक उत्पाद है उसको विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उसका रूप है वो परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना या किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रम से संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीयक जो क्षेत्र है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन आएगा, चीनी, गुड़, ईंट, ये किस में आएंगे, ये द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। या जो वस्त्र है, कपड़ा है, ये कपास से बनता है, कपास प्राथमिक क्षेत्र है और कपड़ा है वो वस्त्र है वो क्या है, द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे तृतीयक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। इसमें देखिए परिवहन, भंडारण का कार्य, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार ये तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र
भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको ये प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं और क्या इनके अन्य नाम हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं भी है, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, ये सेवा क्षेत्र के हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र के हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया, देखिए, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करें। दर्जी, टोकरी बुनकर, फूल की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, मछुआरा, पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, महाजन, माली, कुम्हार, मधुमक्खी, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर कर्मचारी। इनमें से आपको बताना है कि इनमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं, द्वितीयक में और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में फूल की खेती करने वाला जो ग्रीन कलर में है, ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं। मछुआरा, माली और मधुमक्खी। फिर द्वितीयक क्षेत्र में जैसे टोकरी बुनने वाला, दिया सलाई कारखाना में काम करने वाला श्रमिक और कुम्हार, मिट्टी से कुम्हार है वो बर्तन का निर्माण करता है, इसलिए वह क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। फिर है तृतीयक क्षेत्र में जैसे दर्जी हो गया, दूध विक्रेता, पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला, महाजन, सेठ, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर का कर्मचारी। ये किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तीन क्षेत्रकों की तुलना, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्रक है इनकी हम तुलना कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं, इस आधार पर हम तीन क्षेत्रकों की तुलना है वो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। देखिए, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में यानी 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, यानी बाजार में उसने 60 रुपये में बिस्कुट के 4 पैकेट बेच दिए। तो अंतिम जो उत्पाद है, बिस्कुट बने किससे, गेहूं, आटा और चीनी, तेल, इनका प्रयोग करके बिस्कुट बने, लेकिन जो राशि निर्धारित की गई है वो अंतिम उत्पाद की गई है। अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, अंतिम उत्पाद यानी वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। ये जो बिस्कुट के पैकेट है इसका जो रेट है वो हमें शामिल इसमें करना है अंतिम उत्पाद के रूप में। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। बिस्कुट में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, तो गेहूं और आटा। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल हो जाता है, यानी अंतिम बिस्कुट का जो मूल्य अंतिम मूल्य है उसमें आटे का मूल्य भी शामिल होता है, गेहूं का मूल्य भी शामिल होता है, चीनी का मूल्य भी शामिल होता है। तो इनकी अलग अलग राशि या मूल्य लेने की आवश्यकता नहीं है।
अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट जो अंतिम वस्तु है के मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपए शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है। गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना है वो उचित नहीं है। जो भी हम गणना करेंगे उत्पाद के रूप में तो अंतिम वस्तु की गणना है वो होगी, अंतिम उत्पाद की गणना है वो होगी। अब है जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी, जीडीपी किसे कहते हैं? तीनों जो क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों जो क्षेत्रक है इनके उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह जो जीडीपी निकाली जाती है ये अंतिम वस्तु का मूल्य होता है। जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो जीडीपी मापन का कार्य भारत में कौन करता है? केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करता है, तब जीडीपी का अनुमान है वो निकालता है। नेक्स्ट है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। ये परिवर्तन इनमें क्या हुआ है ये हम इसमें देखेंगे। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रारंभिक जो अवस्था है विकास की उसमें कौन सा क्षेत्रक है वो आर्थिक सक्रियता या आर्थिक गतिविधि के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है, तो वह है प्राथमिक क्षेत्रक, प्रारंभिक प्राथमिक क्षेत्रक। और जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य भी करने लग गए। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि होने लग गई। जैसे जैसे कृषि का काम बढ़ा और उत्पादन का अन्य जो विनिर्माण का काम है वो भी बढ़ गया, शिल्पियों की संख्या बढ़ गई, व्यापारियों की संख्या बढ़ गई, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में भी जुड़ गए। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद ही थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। यानी प्रारंभिक जो अवस्था है उसके अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो किस क्षेत्रक में कार्य करते थे? प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य करते थे। फिर लंबे समय बाद यानी 100 वर्षों से भी अधिक लंबे समय बाद देखो क्या परिवर्तन आता है, ऐतिहासिक परिवर्तन आता है क्षेत्रकों में। 100 वर्ष या 100 वर्षों से अधिक के समय के बाद विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली का प्रचलन हो गया। यानी विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली का प्रचलन होता है उससे कारखाने अस्तित्व में आए, उनका प्रसार होने लग गया कारखानों का। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग है वो इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। देखो यहाँ क्वेश्चन, कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से कौन सा जो क्षेत्रक है वो महत्वपूर्ण हो गया? द्वितीयक क्षेत्रक है वो महत्वपूर्ण हो गया। और इसमें परिवर्तन आने का जो कारण है वह है विनिर्माण की नवीन प्रणाली। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। यानी पहले प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादा लोग लगे हुए थे, उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्रक में, और उसके 100 वर्ष बाद तृतीयक क्षेत्रक में पुनः लोग शामिल हो जाते हैं। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व है वो बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित है। विकसित देशों में
यही सामान्य लक्षण देखा गया है। विकसित जो देश है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो किस क्षेत्रक में शामिल हो गए हैं, वह तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक में शामिल हो गए हैं। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। आलेख 1 में हम देखेंगे। देखिए आलेख 1 में यहां बताया गया है तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को यह आलेख दिखाता है। 2 वर्षों को यहां पर लिया गया है, 1973-74 और 2013-14 का जो उत्पादन है उसको यहां दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई। तो देखिए यहां पर ये 1973-74 है और यहां 2013-14 है। यहां आप इसका अवलोकन करके देखें। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें देखिए 1973-74 में जो प्राथमिक क्षेत्रक है, यहाँ ये देखिए प्राथमिक क्षेत्रक है ये सबसे ज़्यादा है। और 2013-14 में कौन सा क्षेत्रक अधिक है? ये तृतीयक जो क्षेत्रक है, ये जिसे बोलते हैं हम सेवा क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक है, उसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार यहाँ जो 1973-74 में देखो जो द्वितीयक जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं ये बहुत ही कम है और यहाँ पर ये देखो बढ़ करके 2013-14 में इतना हो गया है। तो इस प्रकार तीनों ही क्षेत्रकों में वृद्धि हुई है, लेकिन किस में ज्यादा हुई है? सेवा क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई है। यहां देखिए 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वह है प्राथमिक यानी कृषि। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वह है सेवा क्षेत्रक, या सेवा क्षेत्र को और क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई? तो किस में हुई? तृतीयक क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई। तो इस प्रकार ये आपको नेक्स्ट यहाँ 2013-14 में भारत की जीडीपी क्या है, तो यहां से आप देख करके इसकी जीडीपी भी बता सकते हैं। अब है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्ष में यद्यपि सभी क्षेत्रकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, वृद्धि तो सभी में हुई है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। यहां से आपके क्वेश्चन है वो बन सकता है, सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में हुई है। वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि होने का भारत में। पहला कारण देखिए, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक तार सेवा, थाना कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बीमा इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो हर सरकार उठाती है। दूसरा कारण है कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास। दूसरा जो कारण है सेवा क्षेत्र में वृद्धि का कि कृषि और उद्योग में वृद्धि होने के कारण परिवहन में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई और भंडारण जैसी सेवाओं का जो विकास है वो हुआ। और ये किस में आते हैं? ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग कई अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। अब जब ये मांग शुरू करेंगे तो इनमें जो सेवा क्षेत्र है उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, कर्मचारियों की आवश्यकता है वो बढ़ेगी। इस प्रकार सेवा क्षेत्र में है वो वृद्धि होती है।
चौथा जो कारण है सेवा क्षेत्र में वृद्धि का, वह है दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। यानी सूचना टेक्नोलॉजी आने के कारण जैसे कॉल सेंटर वगैरह, इनमें भी कर्मचारियों या सेवा करने वाले जो लोग हैं, यहाँ भी सेवा का सृजन है वो हो जाता है। इस कारण से जो सेवा क्षेत्र है इसमें वृद्धि होती है। तो ये 4 कारण हैं। ये कक्षा 10 के जो विद्यार्थी है वो इन 4 कारणों को बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से उनके आ सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र के कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। यानी जो सेवा क्षेत्र का है वो सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उनमें समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर है वो नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ा है। यानी सभी भागों का महत्व नहीं बढ़ा है, कुछ भागों का ही महत्व बढ़ा है। आप इन्हें अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, यहाँ भी हिस्सेदारी दे रखी है। रोजगार के अंदर प्राथमिक क्षेत्रक ने कितना रोजगार दिया है, द्वितीयक क्षेत्रक ने कितना रोजगार दिया है और तृतीयक क्षेत्रक ने कितना रोजगार दिया है। यहाँ ये प्रतिशत लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? आलेख 2 में, इस आलेख 2 में देखिए जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो ये आलेख प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यहाँ देखिए रोजगार क्षेत्रकों की हिस्सेदारी प्रतिशत में दे रखी है। प्राथमिक क्षेत्रक में 74% रोजगार 1972-73 में दिया है। द्वितीयक क्षेत्रक ने 11% और तृतीयक क्षेत्रक ने 15%। और यहाँ देखो ये तृतीयक क्षेत्र का वो सेवा क्षेत्रक है, इसमें वृद्धि बहुत कम हुई है। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्रक में भी कम हुई है और तृतीयक जो क्षेत्रक है इसमें फिर भी 49% रोजगार दिया है। देखो फिर भी 49% यह रोजगार दिया है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पाया, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के यहाँ फिर भी आगे है बजाय तृतीयक क्षेत्र के या द्वितीयक क्षेत्र के। ये जो सेक्टर है यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हो पाया, इसलिए 2011-12 में भी ज्यादा लोग किस में लगे हुए हैं? 50% के आसपास कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं या प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इसका जीडीपी में योगदान कितना है? 1/4 योगदान है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में 4/5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्रक आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा दें तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा? दूसरे शब्दों में इसे कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। इसे क्या कहेंगे? अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखो एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है।
यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, क्योंकि उनको कम काम मिलता है, उनकी क्षमता से कम काम मिलता है और उसी को वो करते रहते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी को क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बेरोजगारी वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस के अंदर है ये, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। ये खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं। वह एक तो देखो कृषि में लगे हुए हैं लेकिन उनको क्षमता से कम काम मिला हुआ है, वो है छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। और कुछ लोग जो रोजगार, जिनके पास रोजगार ही नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, खुली बेरोजगारी है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, तो वह कौन सी बेरोजगारी है? ये अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी हमें जो रोजगार मिला हुआ है उसमें हम रोजगार में वृद्धि कैसे करें, उस रोजगार में हम वृद्धि कैसे करें। तो वृद्धि करने के लिए हमें देखो, किसान को वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने खेती के साथ साथ उसे दाल मिल की स्थापना कर लेनी चाहिए। शीत भंडार गृहों की स्थापना करके भी किसान अपनी आय को है वो बढ़ा सकते हैं। शहद बेच करके कृषिगत उत्पाद जैसे आलू है, शकरकंद है, चावल है, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि, जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, इनको बेचकर भी किसान है वो अतिरिक्त रोजगार का सृजन है वो कर सकता है। भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। यानी विद्यालय जाने की जो आयु है 5 से 29 वर्ष, इसमें लगभग 60% क्या है? बच्चे हैं। इनमें से 51% लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। यानी जो 60% है 5 से 29 आयु वर्ग के, इनमें से 51% बच्चे ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनसे अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों की आवश्यकता होगी, अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग जो वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है, के द्वारा एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोजगार, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सके, तो अगर सारे के सारे बच्चे स्कूल जाएं तो फिर भवनों की जरूरत पड़ेगी, भवन का निर्माण है वो कारीगर करेंगे, श्रमिक करेंगे, अध्यापकों की आवश्यकता होगी, अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो रोजगार का सृजन होगा। और नीति आयोग कहता है कि अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन है वो किया जा सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर है, नर्सें हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी है, इनकी भर्ती करके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए जो नए नए चिकित्सालय की स्थापना करना, प्राथमिक सेक्टर्स की स्थापना करना, ये करके हम रोजगार का सृजन है वो कर सकते हैं। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है, देखो योजना आयोग कहता है कि यदि पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून भी बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसमें देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में, यानी इसमें जो रोजगार ये कृषि से संबंधित या
डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस सेक्टर से संबंधित है रोजगार, ये जो नरेगा वाला जो काम है ये किस सेक्टर से है, तो ये प्राथमिक सेक्टर को इसमें ज्यादा महत्व है वो दिया गया है। नेक्स्ट है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। संगठित क्षेत्रक और असंगठित, यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, देखो कांता और कमल का। इन उदाहरण से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। कांता एक कार्यालय में काम करती है, सुबह 9:30 बजे और शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। चिकित्सीय व अन्य भत्ते भी उसको मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, इस दिन उसे सवेतन अवकाश भी मिलता है। जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र भी मिला था जिसमें नौकरी संबंधी जो शर्तें हैं उनका उल्लेख किया गया था। ये तो है कांता के बारे में, ठीक है। तो ये कांता है। और इसके बाद में कमल, देखो कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करता है। सुबह 7:30 बजे से दुकान पर जाता है, शाम को 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। वह जिस दिन काम पर नहीं जाता उसे उस दिन की मजदूरी नहीं मिलती है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, कोई औपचारिक पत्र उसे नहीं मिला है जिसमें उसे नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय दुकान से हटाने या हटने के लिए कह सकता है। तो दोनों में देखो क्या अंतर है। ये जो कांता है ये संगठित क्षेत्रक में आती है और कमल है वो असंगठित क्षेत्रक में। संगठित और असंगठित दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। संगठित में, संगठित क्षेत्रक के अंदर जो नियमित कर्मचारी है जिसे सवेतन अवकाश मिलता है, रविवार को अवकाश मिलता है, सवेतन, भविष्य निधि और पेंशन भी मिलता है। नौकरी पूरी होने के बाद में उसे पेंशन भी मिलता है। जबकि कमल है ये असंगठित क्षेत्रक में आता है। इसे न तो नियुक्ति पत्र मिला, न ही कोई दैनिक भत्ता मिलता है अतिरिक्त काम का, और मजदूरी भी ज़्यादा समय तक करनी पड़ती है, सवेतन अवकाश भी इसे नहीं मिलता है, पेंशन भी इसे नहीं मिलता है। तो संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में देखिए वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जो रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्रक में जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है, सुनिश्चित काम होता है, क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन होता है। इन नियमों और विनियमों को अनेक विधियां जैसे कारखाना अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में भी उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं। संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी है उनको रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। निश्चित समय तक ही काम करने की उनसे आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। तो ये है संगठित क्षेत्र के जो रोजगार प्राप्त करता है वो उनको मिलने वाले लाभ। इसके अलावा दूसरे लाभ भी प्राप्त होते हैं। वे लाभ है सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान और सेवानिवृत्ति होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होती है। निश्चित समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होते हैं। जबकि कमल है वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र में क्या विशेषताएं देखिए, छोटी छोटी बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं किया जाता। जो प्राइवेट काम करते हैं उनके नियम विनियम होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। कम वेतन वाले रोजगार है और नियमित नहीं है, यानी असंगठित क्षेत्र कम वेतन वाला है, नियमित नहीं है। सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण भी हटाया जा सकता है। तो ये है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं। विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, ये संगठित क्षेत्र का कर्मचारी है। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ श्रमिक, ये असंगठित में आता है। अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान, असंगठित। अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर, ये संगठित क्षेत्र में है। एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक, ये भी असंगठित है। एक बड़े कारखाने में काम करने
जाता है कारखाना श्रमिक, ये भी असंगठित है। अपने घर में काम करता है करघा बुनकर, ये भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण कैसे हो, यानी जो संगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं वो लगभग सरकारी कर्मचारी आप मान लो, अध्यापक मान लो, बैंक कर्मी मान लो, उनको तो संरक्षण प्राप्त है, उनको पेंशन भी मिलती है, सुरक्षा भी प्राप्त है सब। लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उनको संरक्षण कैसे मिले? बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। अतः जो बहुसंख्यक जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो किसके होते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से संबंधित होते हैं। और इनको अनियमित, एक तो ये अनियमित श्रमिक है, मजदूरी भी कम मिलती है, इसके अलावा इनके साथ सामाजिक भेदभाव भी किया जाता है, तो इनको संरक्षण की आवश्यकता है, इनके साथ इनका संरक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वामित्व आधारित क्षेत्र। स्वामित्व आधारित क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये आप सभी को पता है, सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में आती है। तो ये आप स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब है सारांश। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह है परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में से किससे संबंधित है। गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र की है या द्वितीय की है। एक तो ये हमने पढ़ा है, भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, ये भी याद रखना है। लेकिन रोजगार अधिकांशतः कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र देता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान पूछे तो तृतीय क्षेत्र, और रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है? दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में, यानी ज्यादातर लोग हैं वो किस क्षेत्र में काम करते हैं? असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो इस प्रकार ये हमने। अब है अभ्यास क्वेश्चन। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई या नहीं हुई। यानी सेवा जो क्षेत्र है उसमें उत्पादन के समान अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीयक जो सेवा क्षेत्र है इसके जो श्रमिक है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। जैसे डाकिया है तो ये वस्तुओं का उत्पादन, ये तो उसकी सेवा है। किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? तो जो संगठित क्षेत्र में श्रमिक आते हैं उनको रोजगार सुरक्षा, नियमित पेंशन वगैरह मिलती है। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक किस क्षेत्र में काम करते हैं? असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां परस्पर एक दूसरे पर क्या होती है? निर्भर होती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर आधारित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है उद्यमों के स्वामित्व। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है प्राथमिक, यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका उत्पादन कहां से होगा? प्राकृतिक। किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद पदों में 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 60 से 70% है। फिर है मिलाने वाले क्वेश्चन। कृषि क्षेत्र की समस्याएं और संभावित कुछ उपाय। जैसे असिंचित भूमि है अगर, तो सरकार द्वारा
क्या किया जाना चाहिए? नहर का निर्माण। फसलों का कम अगर मूल्य मिलता है तो सरकार, फसलों का कम मूल्य मिलता है तो सरकार द्वारा क्या करना चाहिए? खजानों की वसूली। कर्ज भार कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को। मंदी काल में अगर रोजगार का अभाव है तो कृषि आधारित मिलों की स्थापना होनी चाहिए। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था, तो सहकारी विपणन समितियों की उपलब्धता है वो होनी चाहिए। विषम की पहचान करें, बताइए क्यों? विषम की पहचान करनी है। देखिए, पेटे निर्देशक धोबी, दर्जी, कुम्हार। ये कुम्हार है, ये अलग है क्योंकि ये क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। कुम्हार है वो प्राथमिक क्षेत्र का, इसलिए शिक्षक, डॉक्टर, वकील। तो इसमें सब्जी विक्रेता असंगत है क्योंकि ये सब्जी विक्रेता है वो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी है ये। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो मोची क्या है? मोची इसमें अलग है। मोची क्या है? असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, असंगठित क्षेत्र से। MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो। इसमें असंगत क्या है? जेट एयरवेज असंगत है क्योंकि यह निजी क्षेत्र है। ये क्या है? निजी क्षेत्र।